Bismillahirrahmanirrahim. This is for liquid and solid section of chemistry first year second chapter. हम ये लेक्चर ख़ास तौर पर उन बच्चों की हेल्प के लिए दे रहे हैं जो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के सिलसिले में तैयारी करना चाहते हैं। तो अब लिक्विड सेक्शन चैप्टर 2 का फर्स्ट ईयर में और सॉलिड सेक्शन सिंस इट्स प्योर थ्योरी, इसमें कुछ कह लीजिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं बट ज़्यादातर फैक्चुअल नॉलेज है और न्यूमेरिकल तो खैर कोई है नहीं। तो इस लेक्चर का मकसद ये होगा कि हम ज़रा ज़्यादा तफसील से इनकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करें और इनके की पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल में आपसे शेयर करें ताकि हम अपनी रेगुलर क्लास में इसके सवालात पर ज़्यादा फोकस कर सकें, एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकें। सो वी स्टार्ट आवर लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन फॉर लिक्विड स्टेट। तो अब लिक्विड स्टेट के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन से तो वाकिफ़ हैं बिकॉज वो हमने इस चैप्टर के शुरू में भी दिया था और बहुत ही जनरल सी बात है। सो हम ये बात सबसे पहले मेंशन करना चाहेंगे कि लिक्विड स्टेट वो मैटर की स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर विद indefinite shape and indefinite, sorry, not indefinite but indefinite shape but definite volume। सो लिक्विड मैटर की वो स्टेट है जिसका शेप इंडेफिनिट है मगर वॉल्यूम डेफिनिट है। और अगर हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने लाएं, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी पहचान का सबब बन सकती हैं, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका ये बनता है या एक बहुत अहम कह लीजिए टिप ये बनती है कि ये है इंटरमीडिएट state between solid and gas। तो हर चीज़ में ये सॉलिड और गैस के बीच में आती है। तो कोई चीज़ ऐसी है जिसमें गैस नंबर 1 है, सॉलिड नंबर 2 नंबर लास्ट है मगर लिक्विड बीच में है। अगर कहीं सॉलिड नंबर 1 है, गैस लास्ट है, लिक्विड बीच में, हर लिहाज से बीच में। मिसाल के तौर पर इंटर molecular forces and intermolecular बल्कि पहले सिर्फ हम फोर्स की बात करें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स is less than solid but greater than gas। तो इसका मतलब है गैस और लिक्विड के बीच में हो गया। सॉलिड से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, गैस से ज़्यादा है, यानी गैस और लिक्विड के बीच में आती हैं इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसी तरह इंटरमोलिकुलर मोशन एंड डिस्टेंसेस आर ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। और अगर हम बात करें बाकी दोनों खूबियों की, विचार इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर मोशन, तो इन दोनों खूबियों में गैस आगे होती है, यानी गैस के दरमियान इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और इंटरमोलिकुलर मोशन उसकी सबसे ज़्यादा फ्री और रैंडम है। तो उनके उसमें गैस नंबर 1 है और सॉलिड में सबसे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है और सबसे कम गैप, यानी समझो गैप होता ही नहीं है। तो इस लिहाज से लिक्विड फिर बीच में है कि सॉलिड से थोड़े ज़्यादा गैप रखते हैं और सॉलिड के मुकाबले में इसके मॉलिक्यूल ज़रा ज़्यादा फ्रीडम के साथ मूव करते हैं मगर गैस के मुकाबले में कम है। तो इन तीनों खूबियों में लिक्विड बीच में है, गैस और सॉलिड उसके आजू बाजू हैं
कहीं गैस जीत गया सॉलिड हार गया, कहीं सॉलिड जीत गया गैस हार गया, मगर लिक्विड बीच में ही रहेगा। ये एक अहम टिप है। और इसी तरह की कुछ और जनरल बातें अगर मैं आपसे करूं तो उसमें एक अहम बात ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन, अभी गैसेस में भी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो लिक्विड डिफ्यूज स्लोअर देन gases but faster than solid. Again, in terms of ability of diffusion or speed of diffusion, they are also intermediate to solid and gas. गैस से कम है, सॉलिड से ज़्यादा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहाँ है और वो ये कि हम सब जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies 22.4 decimeter cube, which may be written as 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये गैस का वॉल्यूम है एसटीपी पर, तमाम गैसेस ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, मोलर वॉल्यूम कहलाता है। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि गैस से लिक्विड जब बनता है तो गैसेस अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं उन्हें कम करती हैं। तो जब तक ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मौजूद हैं वो गैशियस स्टेट है। जब सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टच होने लगे और ये डिस्टेंस बहुत ही कम रह जाए तो फिर वो लिक्विड बनते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए वो कितना कम हो जाता है वो डिस्टेंस के जो वॉल्यूम, अगर लिक्विड के बारे में कहा जाए कि 1 मोल लिक्विड, अब जाहिर सी बात है लिक्विड में सारे लिक्विड एक जैसे बिहेव नहीं करते गैस की तरह, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट बात हो रही है। 1 मोल ऑफ लिक्विड एट STP ऑक्यूपाइज, तो इसका हिसाब है 0.1 to 0.01, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट लिक्विड्स, उस हिसाब से है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तकरीबन 10 से 100 cm³ है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि गैस के मुकाबले में लिक्विड्स का वॉल्यूम कितना कम होता है इफ़ यू आर टेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ देम। तो ये एक कंपैरिजन है जो बताता है कि गैसेस में मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा स्प्रेड हैं। रफली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन अगर 22,400 के मुकाबले में सिर्फ 10 है तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 1000 से 10,000 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम रखता है। तो इस हिसाब से गैस का वॉल्यूम लिक्विड के उतने ही अमाउंट के वॉल्यूम के मुकाबले में बड़ा ज़्यादा है। अब हमें गैस लिक्विड के सेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी हमें याद है, वो 3 टॉपिक्स थे, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं ये क्या होती हैं और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक होता था, आप ये एक शॉर्ट नोट में आया था इम्तिहान में, तो हम उसी के की पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी गैस से लिक्विड के हवाले से बन रही है और वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की सिंपल डेफिनेशन ली जाती है एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। हम ये कहते हैं कि लिक्विड, एबिलिटी लिक्विड की कि वो फ्लो करेगा, ये फ्लूइडिटी कहलाती है। इसीलिए जो चीज़ फ्लो करे उसे फ्लूइड कहते हैं और इस डेफिनेशन में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका उलट, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो इसका उलट विस्कोसिटी है। तो एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, बहने की सलाहियत बहाव कहलाती है, और उसका अपोजिट विस्कोसिटी। तो इस लिहाज से हम एक ऑल्टरनेट अंदाज विस्कोसिटी को डिफ़ाइन करने का यूँ देते हैं कि ये है बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड।
ये लिक्विड के फ़्लो में आने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल फ्रिक्शन है। हम सबको पता है जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो जिस सरफेस पर मूव करती है वो सरफेस उसे फ्रिक्शन ऑफर करती है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फ्लो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी मूवमेंट के बीच में भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा और दोनों मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं दोनों ही एक दूसरे की रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाएंगे और इसका मजमूई असर विस्कोसिटी की सूरत में आता है। तो अब जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, यानी एक दूसरे को ज़्यादा रोक सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, अपने शेप की वजह से, अपने साइज़ की वजह से, तो वो ज़्यादा विस्कस या गाढ़े होते हैं। और जो लिक्विड ऐसे हैं जो अपने सिंपल शेप की वजह से आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं दे पाते हैं, उधर भी विस्कोसिटी तो सब में होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो इस लिहाज से उर्दू में या इन जनरल लफ्ज़ विस्कोसिटी इतना मशहूर नहीं है, लेकिन इसका जो ये आम आदमी के लिए इसकी जो पहचान है वो ये है कि हम इसे कहते हैं गाढ़ापन। जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा वो उतना ज़्यादा विस्कस होगा और उसका फ़्लो उतना स्लो होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ढलान से, किसी स्लोप से लिक्विड्स को फ़्लो करवाएं, पानी फेंकें और साथ में इंजन ऑयल फेंकें या कुकिंग ऑयल फेंकें और एक आदमी शहद फेंके, तो हम वाज़े तौर पर फील करेंगे कि पानी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करता हुआ उस स्लोप से नीचे आ जाएगा। कुकिंग ऑयल को या मोबिल ऑयल को थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि वो निस्बतन थोड़ा गाढ़ा होता है, और शहद तो बहुत ही स्लो होगा क्योंकि वो बेहद गाढ़ा होता है। तो ये विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है जो लिक्विड के फ़्लो को स्लो करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। ठीक हो गई बात, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसका यूनिट, बुनियादी तौर पर विस्कोसिटी की जो डायमेंशंस हैं क्योंकि हमें तो इसका कोई फॉर्मूला और कैलकुलेशन नहीं कराई जाती, वो हमारे स्लोप से ऊपर है, वो है प्रेशर टाइम्स टाइम, प्रेशर इनटू टाइम, यूँ कह लीजिए। दो दफ़ा टाइम से अजीब लगता है, यानी इसका यूनिट भी इसी सेंस में है कि प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हम उसको अमूमन यूँ लिखते हैं कि न्यूटन पहले सेकेंड लिख देते हैं और बाद में मीटर पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड कहिए या न्यूटन सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर कहिए, बस याद ये रखना है कि न्यूटन और सेकेंड न्यूमरेटर में है और मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ये है इसको लिखने का सही तरीका। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है और सेकेंड टाइम का यूनिट है, तो याद रखने में भी आसानी होती है। तो ये ऐसा यूनिट है या CGS सिस्टम में यूनिट है। MKS सिस्टम में, जो CGS सिस्टम में होता है उसमें सबको पता है फोर्स का यूनिट हो जाता है डाइन और डिस्टेंस का या एरिया का यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट बहरहाल सेकेंड ही रहता है। तो CGS सिस्टम में ये डाइन सेकेंड इंटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन ये दोनों यूनिट हम कहते हैं ज़रा बड़े यूनिट माने जाते हैं, तो हम अमूमन इसे ज़रा छोटे यूनिट में यूज़ करते हैं और उसका नाम है इट यूजुअली मेजर्स इन पॉइस। ये फ्रेंच साइंटिस्ट था पॉइजले, जिसने सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी की डिटर्मिनेशन पर काम किया था और बहुत सारे तरीके निकाले थे किस तरह मुख्तलिफ लिक्विड्स की विस्कोसिटी मेज़र की जाती है। तो उसके नाम पर हमने ये यूनिट रख दिया पॉइस। तो अब जो इंटर रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, इन दोनों यूनिट्स के दरमियान, वो ये है कि 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो एक पॉइस जो है 10⁻⁻⁻1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी से हमने ये रिलेशन निकाला है कि अगर अब आप पॉइस को फ़र्ज़ कर ले लें सेंटी पॉइस, यानी अगर मैं दोनों साइड्स को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 पॉइस, तो ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पर जो भी पावर पॉइस की होगी उससे एक पावर माइनस में आप बढ़ा दें तो वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की आएगी। मैंने ख़ास तौर पर ये इसलिए लिखा कि 10⁻⁻2 को सेंटी कहते हैं।
सो हमने ये जो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 वाली रिलेशन स्पेशली लिखी इसलिए कि 10 की पावर -2 को हम सब जानते हैं कि हम सेंटी कहते हैं और 10 की पावर -3 को मिली कहते हैं। तो एक ये बड़ी मशहूर सी चीज़ है, अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए यह है कि सेंटी पॉइस दरअसल मिली न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बातें चूँकि अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं इसलिए ज़रा तफसील से हमने डिस्कस कर दी। फिर इसके बाद ये याद रखना है कि हमें असल भी चीज़ जो देखनी है वो है फैक्टर्स ऑन विच विस्कोसिटी डिपेंड्स। किन चीज़ों से विस्कोसिटी बढ़ती है और किन चीज़ों से कम होती है। तो अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? Here we have the factors on which viscosity depends is intermolecular forces। ऑब्वियस है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स है वो एक दूसरे को ज़्यादा इंटरेक्शन देंगे, ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए कि वो ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर से रोल होकर गुजर सके जो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिन लिक्विड्स की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं वो अमूमन विस्कस होते हैं और जिनकी इंटरमॉलिकुलर फोर्स रिलेटिवली कम है वो कम विस्कस होते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल का शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके शेप सिंपल हैं, रेगुलर हैं, बॉल की तरह गोल स्फेरिकल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं, उन्हें कम रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन जिनके शेप टेढ़े मेढ़े हैं, इरेगुलर है, कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हैं, जब वो एक दूसरे के ऊपर रोल होने लगेंगे तो इरेगुलरिटी की वजह से एक दूसरे को ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, एक दूसरे की सरफेस पर अटकेंगे। इसी तरह जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है उनको मूव करने में मुश्किल होगी। छोटे साइज़ की चीज़ें कम एफर्ट्स पर मूव हो जाती हैं, बड़े साइज़ की चीज़ों को ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। तो लार्ज साइज मॉलिक्यूल, कॉम्प्लिकेटेड शेप मॉलिक्यूल विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, मॉलिक्यूल विद लार्ज इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। और फिर इस लार्ज इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस में एक छोटी सी बात और बढ़ गई कि अमूमन लिक्विड्स के दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो दो तरह की हैं। एक कहलाती है वॉन डेर वाल फोर्स और एक कहलाती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। वॉन डेर वाल फोर्स हर मॉलिक्यूल में होती है और वो उसके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है। तो अगर ये हिसाब लगाना हो कि दो लिक्विड हैं उनमें किसकी वॉन डेर वाल फोर्स ज़्यादा है, तो आप देखते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसकी वॉन डेर वाल फोर्स ज़्यादा है। ये सीधा सा हिसाब हो गया। अलबत्ता डायपोल डायपोल इंटरेक्शन उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें पोलर बॉन्ड होता है और ख़ास तौर पर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उन मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा इंटरमॉलिकुलर फोर्स मिलती है, तो फिर उनका हिसाब किताब थोड़ा चेंज हो जाता है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा और ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लियर कंपैरिजन करते हैं दो लिक्विड्स का, एक का नाम है इथाइल अल्कोहल। फर्स्ट ईयर में थे तो शायद ये नाम इतने फेमिलियर नहीं थे लेकिन अब बहुत अच्छी तरह होंगे। और दूसरा है डाईमिथाइल ईथर। इन दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ और आप अगर क्विकली इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि इसका भी 46 आएगा और इसका भी 46। तो एज़ फार एज मॉलिक्यूलर मासेस आर कंसर्न दे आर सेम। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं दोनों की वॉन डेर वाल फोर्सेस तो बराबर हो गई। तो अब वॉन डेर वाल फोर्स के लिहाज से दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम रखते हैं तो इनकी विस्कोसिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेम होनी चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि ये कंपाउंड ज़्यादा विस्कस है, ये ज़्यादा विस्कस है। अब जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक जैसी हैं तो ये ज़्यादा विस्कस और ये कम विस्कस कैसे हो गया? तो हमने जवाब दिया इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसने इसकी टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ा दी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अब इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिर्फ वॉन डेर वाल फोर्स है और इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वॉन डेर वाल फोर्स के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो ऑब्वियसली टोटल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो इथाइल अल्कोहल की बढ़ गई, वो जीत गया। अब किसी के दिल में ख्याल आया कि सर इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है और उधर क्यों नहीं है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर उस मॉलिक्यूल में होती है जिसमें हाइड्रोजन किसी बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ हो और ख़ास तौर पर वो एटम है ऑक्सीजन। तो हम सबको मेरे ख्याल में ऑर्गेनिक पढ़ने की वजह से अब तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को तो बड़ा समझाना पड़ता है, आपको तो बिल्कुल नहीं समझाना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि इथाइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन ऐसा है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है।
एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में होती है जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, तो वो यहाँ है। लेकिन अगर हम देखें तो ईथर में ये सिचुएशन नहीं है। ईथर में ऑक्सीजन है मगर वो किसी हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, वो 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस तरह ये लेस विस्कस हो गया, ये मोर विस्कस हो गया। तो ये चौथे फैक्टर की बात हुई। पांचवा और आखिरी फैक्टर है, सो दिस इज़ द लास्ट वन, विच इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी हमेशा कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उनकी मूवमेंट वेलोसिटी तेज़ हो जाती है। जब वेलोसिटी तेज़ होगी तो विस्कोसिटी ज़ाहिर सी बातें कम हो जाएगी। और एक एस्टिमेशन ये है कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो ओवरऑल विस्कोसिटी में 2% की कमी होती है। आखिरी बात जो हम इससे आपको बताना चाहेंगे वो है इसकी मेजरमेंट। हम इसे जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो कहलाता है ऑसवाल्ड्स विस्कोमीटर। एक इसकी इम्पोर्टेंस है, हेयर वी हैव द इम्पोर्टेंस। वैसे तो विस्कोसिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लिक्विड के गाढ़ेपन को कहीं हम बढ़ाना चाहते हैं, कहीं हम कम करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत ऑब्वियस है, इंजन ऑयल जो गाड़ी के बनते हैं, मोटर ऑयल, उनको बनाते वक्त हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की इंजन्स में और मुख्तलिफ़ किस्म के व्हीकल्स में जो इस्तेमाल होने वाला इंजन ऑयल है उसकी विस्कोसिटी वेरी करती है। ये विस्कोसिटी उसके ग्रेडिंग से ज़ाहिर की जाती है। तो इनकी ग्रेडिंग की बुनियाद जो है वो विस्कोसिटी है। और अगर कोई कहे ग्रेड 30 का मोटर ऑयल है तो इसका मतलब है वो कम विस्कस है और ग्रेड 40 वाला ज़्यादा विस्कस है। बड़ा सिंपल हिसाब है, इसका ग्रेड ज़्यादा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा। तो ये बातें हो गई पहले टॉपिक की, विच इज़ विस्कोसिटी। उसकी हमने सारी बातों को आपके सामने रिव्यू कर लिया। दूसरी प्रॉपर्टी अब है लिक्विड की, वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का हिसाब किताब ये है कि ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी इससे ताल्लुक़ उसकी सरफेस से है। तो हम अमूमन इसे समझाने के लिए ऐसे कहते हैं कि सपोज़ आप एक लिक्विड को कंसीडर करें जिसे सी बीकर में रखा गया है, और जस्ट टू सी दी डिफरेंस के मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में मौजूद हैं उनमें क्या फ़र्क है। हमने कहा एक मॉलिक्यूल को लिक्विड की सरफेस से और एक मॉलिक्यूल को लिक्विड के इंटीरियर से कंसीडर करें। तो वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड की इंटीरियर में है उसके चारों जानिब, वो हर जानिब से दूसरे मॉलिक्यूल्स के घेरे में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो चूँकि इक्वली सराउंड है बाय अदर मॉलिक्यूल्स, तो उस पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस जो एक डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं विल बी बैलेंस इन दी अदर डायरेक्शन। सो दे आर ऑल बैलेंस। सो कोई नेट इनबैलेंस फोर्स इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर एक्ट नहीं करती, क्योंकि ये चारों तरफ से अपने ही जैसे और मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में है। तो जो ऊपर मॉलिक्यूल मौजूद है उसकी फ़ोर्स को नीचे वाला बैलेंस कर रहा है, जो साइड पर मॉलिक्यूल मौजूद है उसकी फ़ोर्स को दूसरी साइड वाला बैलेंस कर रहा है। सो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं सरफेस पर आऊँ तो उसके लेफ़्ट और राइट पर और मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे की फ़ोर्स को बैलेंस करेंगे, लेकिन जो इस मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल होंगे उनकी फ़ोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये ख़ुद सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर होने का डिसएडवांटेज लिक्विड के इन मॉलिक्यूल्स को ये होगा कि इन्हें जब नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं करेगा। तो ये सब के सब एक अनबैलेंस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो इन्हें नीचे की तरफ खींच रही है, और इस खिंचाव को, इस टेंशन को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। चूँकि ये सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं इसीलिए ये सरफेस टेंशन कहलाएगी। तो अब हम इसे किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सो हेयर इज़ द डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सरफेस टेंशन इज़ द टेंशन ऑन द सरफेस। तो वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पर हैं, दे आर एक्सपीरियंस एन अनबैलेंस फोर्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स बीनीथ दैम। तो ये तस्वीर में भी हमने ये समझा है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते हैं और ये फ़ोर्स किसी तरह से बैलेंस नहीं होती। तो तमाम सरफेस के मॉलिक्यूल एक इंटरनल टेंशन या अंदरूनी खिंचाव का शिकार है, विच इज़ सरफेस टेंशन। सो ये सिर्फ सरफेस पर है, बाकी मॉलिक्यूल्स, बाकी लिक्विड उससे इंडिपेंडेंट है। तो अब हम इसे दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। एक, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे लगने वाली फ़ोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो डेफिनेशन बनी फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। हमने जो डेफिनेशन लिखते हैं तो अमूमन उसके साथ उसका यूनिट मेंशन कर देते हैं कि चूँकि ये फोर्स मैग्नीट्यूड के लिहाज से बहुत ही मामूली सी फोर्स है, इसलिए न्यूटन इसके लिए बहुत बड़ा यूनिट होगा और लेंथ में मीटर इसके लिए बहुत बड़ा यूनिट होगा, इसलिए हम अमूमन इसको CGS सिस्टम के छोटे यूनिट्स में नोट करते हैं। तो फोर्स इन डाइन एक्टिंग पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसी तरह चूँकि इस फोर्स के लगने की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल थोड़ा सा, बहुत ही नज़र ना आने वाला डिस्टेंस तय करके नीचे होते हैं, तो जब भी कोई फोर्स किसी चीज़ पर एक्ट करे और वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर जाए तो हम कहते हैं वर्क इज़ डन। तो हम इस सरफेस टेंशन को एज ए वर्क पर यूनिट सरफेस एरिया भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगेन CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट जो है वो अर्ग्स है, तो वर्क इन अर्ग्स डन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये दो तरीके हैं डिफ़ाइन करने के, फोर्स पर यूनिट लेंथ और वर्क पर यूनिट एरिया, दोनों फॉर द सरफेस ऑफ द लिक्विड ओनली। तो अब अगर हम इनका यूनिट SI यूनिट लेंगे तो न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर बनेगा। तो अब हमने डेफिनेशन में अगर CGS सिस्टम के यूनिट्स शो किए हैं तो इसका ये नहीं मतलब है कि यहाँ MKS या SI यूनिट लेना मना है, वो उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लेकिन डेफिनेशन में ये लिखकर हमने ये जताया है कि नॉर्मली ये यूनिट यूज़ नहीं होते। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो डाइन पर सेंटीमीटर या अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इसका डेफिनेशन यूनिट हो गया। फिर जिस तरह हमने बात की थी आपसे विस्कोसिटी की, यहाँ भी इसी तरह हमें बात करनी है द फैक्टर्स ऑन विच सरफेस टेंशन डिपेंड्स। तो इत्तेफाक से इसके भी वही तीन वही फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी के थे। सिर्फ शेप ऑफ मॉलिक्यूल और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल का यहाँ कोई काम नहीं है, बाकी तीनों फैक्टर्स वही हैं जो वहाँ बयान किए थे और वो डिटो कॉपी पेस्ट होंगे क्योंकि उनका वही इम्पैक्ट भी वही है। देखिए फिर हेयर वी हैव द सेम थ्री फैक्टर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। अगर किसी लिक्विड में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो बाकी लिक्विड्स की बनिस्बत एक्सेप्शनली हाई सरफेस टेंशन शो करेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी की तरह सरफेस टेंशन भी कम होती है। सो इस लिहाज से तीनों फैक्टर्स एग्जैक्टली वही थे जो हमने विस्कोसिटी में पढ़े हैं। तो फिर अब हमारी अगली बात क्या हो सकती है? अगली बात होगी कि हम इसे मेजर कैसे करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से अमूमन सरफेस टेंशन मेजर की जाती है। सो इसकी मेजरमेंट होती है बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल स्टैग्मोमीटर और हम इसे गैमा के सिंबल से इसके मैग्नीट्यूड को डोनेट करते हैं। ये हो गई सरफेस टेंशन की सब बातें। अच्छा, अब सरफेस टेंशन की भी बातों से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखा जाए तो इट्स सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करती है, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है मगर वो तो एक दूसरे का इफेक्ट बैलेंस कर देती है। तो सरफेस वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपना इम्पैक्ट शो करती है। तो इस इम्पैक्ट में जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से जब भी लिक्विड को फ्री फॉल गिराया जाए, जाहिर सी बात है नॉर्मली तो लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता, वो शेप इख्तियार करता है जिस शेप के बर्तन में उसे रखते हैं। तो इट ऑलवेज एक्वायर द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, इसका अपना कोई शेप नहीं है। लेकिन अगर हम फ्री फॉलिंग ड्रॉप लिक्विड का भेजें यानी जो हवा में फेंकें तो फिर लिक्विड उस शेप को हासिल करता है जिस शेप में उसकी सरफेस कम से कम हो, ताकि उसे कम से कम सरफेस टेंशन मिले। तो सबसे कम सरफेस जिस ज्योमेट्रिकल शेप में होती है वो स्फेरिकल होता है। स्फेयर का सरफेस एरिया निस्बतन बाकी शेप्स के मुकाबले में कम होता है, इसलिए फॉलिंग ड्रॉप लिक्विड का हमेशा स्फेरिकल होता है एंड दिस इज़ ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। तो ये एक फैक्ट हम याद रख सकते हैं। कहीं हमसे पूछा जाए कि फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड always forms spherical shape। अब हम इसी सरफेस टेंशन से ही रेलेवेंट कुछ बातें और करेंगे। जब हमने कह दिया कि इट्स अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो अब टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बड़ी अहम चीज़ हो गई हमारे लिए, जिससे अब हमें सरफेस टेंशन की मज़ीद इम्पॉर्टेंस पता चलेगी। तो एक कहलाती है कोहेसिव फोर्सेस और एक कहलाती है एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस है बिटवीन
सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी लिक्विड ही का एक मॉलिक्यूल लिक्विड ही के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे तो ये कोहेसिव फोर्स होगी। जबकि एडहेसिव फोर्स है बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक लिक्विड का मॉलिक्यूल हो और एक किसी सॉलिड का मॉलिक्यूल हो। जब आप किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं, ये जो हमने सरफेस टेंशन के शुरू में आपको दिखाई थी डायग्राम, तो इस हिसाब से ये मॉलिक्यूल जो कि सेंटर में है, जिसके आसपास और लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, दिस वन, इसको तो सारे लिक्विड ही के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स जो दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है ये कोहेसिव है, दिस वन इज़ कोहेसिव। लेकिन लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो अपने कंटेनर की दीवारों से लगे हुए हैं, सब जो दीवारों से चिपके हुए होंगे, उधर एक तरफ लिक्विड का मॉलिक्यूल है, दूसरी तरफ उस कंटेनर का मॉलिक्यूल है जिस कंटेनर से ये वॉल बनी हुई है, इसमें भी तो कोई ना कोई एटम मॉलिक्यूल होंगे। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल और सॉलिड कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसको कहते हैं इसको हम कहते हैं एडहेसिव। ठीक होगी बात। तो अब इसका तस्करा हमने यहाँ पर आपके सामने कर दिया है। तो अब इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन ये है कि मुख्तलिफ़ लिक्विड्स को आप मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेनर्स में रखते हैं। पानी ही को ले लीजिए, उसे प्लास्टिक बॉटल में भी रखते हैं, स्टील के गिलास में भी रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी रखते हैं, आप अपनी हथेली में भी रख सकते हैं। पानी आपकी स्किन से इंटरेक्ट होता है, पेपर से इंटरेक्ट होता है, वुड से इंटरेक्ट होता है, फ्लोर से इंटरेक्ट होता है, कपड़ों से इंटरेक्ट होता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस जिनसे पानी का इंटरेक्शन होता है। तो अब देखना ये है कि जब ये पानी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करता है तो कहाँ कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होती है, कहाँ एडहेसिव। या पानी को निकाल दीजिए, और भी तो लिक्विड है, तो अब हर लिक्विड के लिए और हर सरफेस के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है। कुछ लिक्विड और कुछ सरफेसेस ऐसी होंगी जहाँ कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी और एडहेसिव फोर्स वीकर होगी। तो फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जो इसका रिवर्स होंगी और एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगी और कोहेसिव फोर्स वीकर होगी। ठीक हो गई बात। तो इसके अलावा तो कोई बात नहीं हो सकती है। तो अब हमें सिर्फ ये समझना है कि जब किसी लिक्विड को किसी पर्टिकुलर सरफेस के साथ रखा जाए और उसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो तो ऐसा लिक्विड कैसा बिहेवियर दिखाता है, और अगर किसी लिक्विड की एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो तो ऐसा लिक्विड कैसा बिहेवियर दिखाता है। याद रहे, पानी को जब आप मुख्तलिफ़ सरफेसेस पे रखते हैं तो कुछ सरफेसेस में पानी की एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है और कुछ में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। जहाँ एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है वहाँ पानी की प्रॉपर्टीज़ कुछ और हो जाती हैं और जहाँ कोहेसिव वहाँ कुछ और हो जाती है। तो हमें वो पता लगाना है कि वो क्या तब्दीली आएगी। तो अब वो तब्दीली सुनिए। सबसे पहली बात, एडहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा हो, मैं इधर पहला काम यहाँ कर दूँ अगर, तो आपको ये समझना है कि एडहेसिव का मतलब है कि पानी को अगर मैंने गिलास के कंटेनर में रखा है तो पानी के जो मॉलिक्यूल गिलास की दीवारों से टकरा रहे हैं तो दीवार उसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है बनिस्बत उसके अपने पार्टनर के। तो इसका मतलब है वो अपने लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ इतनी इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा जितनी वो गिलास के कंटेनर के साथ कर रहा है। तो इसका मतलब है वो पानी का मॉलिक्यूल गिलास के साथ चिपक जाएगा। लफ्ज़ एडहेसिव से ही वो जो गोंद मिलती है, गम स्टिक मिलती है, उसके ऊपर भी एडहेसिव लिखा होता है, उसका मतलब ही होता है चिपकाने वाला। तो एडहेसिव फोर्सेस जो लिक्विड को उसकी सरफेस से चिपका दे। अगर लिक्विड किसी सरफेस पर चिपक जाए तो आप उसे उर्फ़ आम में क्या कहते हैं, लिक्विड ने उस सरफेस को गीला कर दिया, वेट कर दिया। आपके हाथ पे पानी फेंकें तो पानी आपके स्किन के ऊपर फैल जाता है और स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, तो आप कहते हैं ना मेरा हाथ गीला हो गया। तो इसका मतलब है जब भी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी लिक्विड जो है वो सरफेस को गीला कर देगा। इट विल वेट द सरफेस। जिस सरफेस के साथ उसकी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है वो बन जाएगा इट विल वेट द सरफेस, तो वेट द सरफेस। ऐसा लिक्विड वेटिंग लिक्विड हो जाता है। जबकि अगर उसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो तो वो सरफेस को वेट नहीं करता, विल नॉट वेट द सरफेस। यानी अब आप सोचिए कि मैंने लिक्विड को किसी सरफेस पर फेंका और वो सरफेस गीली नहीं हुई। लगता तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मेरे हाथ पर कुकिंग ऑयल बुरी तरह से लगा हुआ हो, चिकनाई से भरा हुआ मेरा हाथ हो
और फिर मैं उसके ऊपर पानी फेंकूँ तो पानी मेरे हाथ से फिसल जाता है, वो मेरे हाथ को गीला नहीं करता, उससे स्टिक नहीं करता, बल्कि फिसलन आ जाती है, स्लिपरी हो जाता है हाथ, पानी फिसलता है, या तो ड्रॉपलेट्स बना लेता है या उसके ऊपर से स्लिप करके गुजर जाता है, वो मेरे हाथ से स्टिक नहीं करता। इसीलिए अगर आपका हाथ क्रीम से भरा हुआ हो या चिकनाई से भरा हुआ हो और आप सिर्फ पानी से धोएं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चिकनाइयत नहीं जाती हाथ की, क्योंकि पानी आपके हाथ पे ठहरता ही नहीं है। तो पानी उस सूरत में जब आप वैक्सी या क्रीमी या ऑयली सरफेस पर पानी को डालें तो वो नॉन वेटिंग है। पानी की एडहेसिव फोर्स ऑयली, क्रीमी या वैक्सी सरफेसेस के साथ कम है और कोहेसिव ज़्यादा है, तो पानी उन सरफेसेस पे नॉन वेटिंग बन जाता है। और फिर एक एब्सोल्यूट नॉन वेटिंग लिक्विड कौन सा है? मरकरी। मरकरी किसी भी सरफेस को गीला नहीं करता, क्योंकि उसके एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग मेटालिक फोर्स है, यानी उसकी कोहेसिव फोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा है। तो अब आप मरकरी को जिस भी कंटेनर में रखें, मरकरी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को कोई ख़ास एडहेसिव फोर्स नहीं देता, इसलिए वो हर सब्सटेंस के लिए नॉन वेटिंग है। मरकरी कभी गीला नहीं करता। तो ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी है, ना हो तो थोड़ा खर्चा कर लीजिए, घर का थर्मामीटर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मरकरी निकलेगा, उससे हाथ गीला करके दिखा दीजिए, वो आपके हाथ पे ड्रॉप बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स उसे स्फेयर बनाएगी। अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करना, ये टॉपिक बीच में कहाँ से आ गया। सरफेस टेंशन दरअसल कोहेसिव फोर्स का दूसरा नाम है। सरफेस टेंशन क्या थी कि मॉलिक्यूल के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं, उन्हें लिक्विड ही के वो मॉलिक्यूल जो सरफेस से नीचे हैं वो खींच रहे हैं। इसका मतलब है सरफेस टेंशन में सरफेस के मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्स इन्वॉल्व है, उन्हें उन्हीं जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं जो उससे नीचे होते हैं। तो इसमें वॉल ऑफ द कंटेनर का कोई काम नहीं है। तो दरअसल यहाँ ये टॉपिक शुरू ही इसीलिए हुआ है कि लफ्ज़ कोहेसिव की एक एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन। मैंने एग्जाम्पल इसलिए कहा कि कोहेसिव का लफ्ज़ तो आप तमाम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सरफेस पर हैं चाहे वो नीचे हैं, और सरफेस टेंशन सिर्फ उस कोहेसिव फोर्स के लिए इस्तेमाल होगी जो सरफेस पर है। तो इस लिहाज से जब मैंने आपसे कहा कि लिक्विड विल वेट द सरफेस, तो मतलब जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन कम कर दी जाएगी वो वेटिंग लिक्विड बन जाएगा, और जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी वो नॉन वेटिंग बनेगा। कपड़े धोते वक्त ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पानी वेटिंग हो, पानी चिकनाई के धब्बों को गीला करे, उससे चिपके। तो आप क्या चाहेंगे? आम पानी तो नहीं चिपकेगा, उसकी सरफेस टेंशन कम करो। तो हम ये जो डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं ये पानी की सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं ताकि पानी की वेटिंग एबिलिटी को बढ़ाएं और उसकी क्लीनिंग एक्शन में इजाफा हो। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमें पता चली। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो, आप सबको पता है जब हम लिक्विड्स को छोटी ट्यूब्स में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब में या ब्यूरेट में या पिपेट में, तो उसकी जो सरफेस होती है लिक्विड की वो स्ट्रेट नहीं होती बल्कि कर्व होती है, ऐसे कर्व सा बनता है उसकी सरफेस पर, या तो डाउनवर्ड कर्व बनता है या फिर अपवर्ड कर्व बनता है। तो लिक्विड की सरफेस हर जगह पर ऐसी होती है, लेकिन बड़ी टब में या बड़े बर्तनों में हमें इसका एहसास नहीं हो पाता। जब हम छोटी छोटी ट्यूब्स में लेते हैं तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि लिक्विड का जो सरफेस है उसका शेप झुका हुआ है या उभरा हुआ है। तो इस शेप को हम मिनिस्कस कहते हैं, और जहाँ ये नीचे की तरफ है डाउनवर्ड तो इसका नाम होता है कॉनकेव। दिस वन इज कॉनकेव मिनिस्कस, और जो उभरा हुआ होता है उसका नाम होता है कॉन्वेक्स। तो अब हमारे पास ये है कि जब एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है तो लिक्विड कॉनकेव मिनिस्कस बनाता है। तो अगर आपको ये पता ना चल रहा हो कि इस वक्त लिक्विड जो है उसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है या एडहेसिव, तो दो निशानियाँ हो गई। अगर लिक्विड गीला कर रहा है सरफेस को, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। दूसरी निशानी, अगर उस लिक्विड को हम ट्यूब में रखें और वो कॉनकेव मिनिस्कस बनाए, इसका मतलब है उसकी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है। और अगर वो कॉन्वेक्स बनाए तो उसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। कॉन्वेक्स में कोहेसिव, और आपको ने कभी एक्सपीरियंस किया हो या अब गौर कर देखिएगा, मरकरी को जहाँ भी रखते हैं उसका मिनिस्कस हमेशा कॉन्वेक्स बनता है ऊपर की तरफ, क्योंकि उसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है। इसी फिनोमेने से फिर एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिक्विड की निकलती है, और वो क्या है
कि हम ये कहते हैं कि अगर आप इस बात पर गौर करें कि जो कॉनकेव मेनिस्कस आपको नज़र आ रहा है, इसमें लिक्विड की जो साइड्स पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये हिस्सा, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये लिक्विड की दीवारों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा साथ नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं हो पा रहा। तो हमने ट्रिक ये लड़ाई कि अगर हम टेस्ट ट्यूब की जगह बहुत ही पतली सी कैपिलरी ट्यूब्स ले लें, जिसमें लिक्विड के अंदर का जो हिस्सा है बहुत ही कम विड्थ रखता हो, तो फिर ये होता है कि जब एडिसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसी पतली ट्यूब्स में लिक्विड का लेवल खुद ब खुद राइज करने लगता है। अगर हम इसमें लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड खुद ब खुद ऊपर चढ़ेगा। यानी ये काम अब कभी मौका लगे, अब लैब में जाने का मौका मिले, एक बीकर लें और उसमें पानी ऐसे भर दें, और फिर अगर हम इसमें एक कैपिलरी ट्यूब डाल दें इस तरह, तो उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि ये जो लिक्विड है ये इस कैपिलरी ट्यूब में भी जाएगा और उतना ही जाएगा जितना बीकर में, यानी यहाँ तक। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एडिसिव फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम देखेंगे कि बीकर में लिक्विड का लेवल नीचे है, मगर कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएगा। तो कुछ ऊपर जाएगा और फिर रुक जाएगा। तो वो जो कुछ ऊपर जाएगा वो एडिसिव फोर्स की वजह से है, और रुकेगा इसलिए कि जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो जहाँ एडिसिव फोर्स और ग्रेविटी बैलेंस हो जाएगी वहाँ ये रुक जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा राइज किया है इसने अपने नॉर्मल लेवल से, इस राइज को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो अगर फ़र्ज़ कर लें ये कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती तो ये फॉल करता। तो ये दोनों बातें, राइज या फॉल, डिपेंडिंग अपॉन कि एडिसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है या कोहेसिव, इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हम यही लिखते हैं यहाँ पर कि अगर एडिसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब, और अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड विल फॉल इन कैपिलरी ट्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये तीन प्रॉपर्टीज़ आप एडिसिव कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन की याद रखेंगे। ये हैं इसीलिए इनके इम्तिहान में और कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि ये एमसीक्यूज़ में आए कि अगर एडिसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है किसी भी लिक्विड की तो वो लिक्विड वैटिंग लिक्विड होगा, कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा और कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा। कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, नॉन वैटिंग लिक्विड होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा और कैपिलरी ट्यूब में फॉल करेगा। चूँकि इन बातों से हमने ये कैपिलरी एक्शन की एक टर्म सीखी है, इसलिए हम फ़ौरन इसके बाद ये कहते हैं कि लेट अस डिस्कस दिस कैपिलरी एक्शन सेपरेटली एज वेल। तो इसकी डेफिनेशन बनती है राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन स्मॉल बोर। बोर का मतलब होता है डायामीटर। इन स्मॉल बोर कैपिलरी ट्यूब्स। तो छोटी कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर लिक्विड के लेवल का राइज करना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। और राइज या फॉल, राइज उस सूरत में होगा जब स्ट्रॉन्ग एडिसिव फोर्स होगी, और फॉल उस सूरत में होगा जब स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होगी। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उनमें है राइज ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ प्लांट्स। पौधों में जो पानी उसकी रूट से उसके हर हिस्से में खुद ब खुद राइज अप करके जाता है। तो उसकी वजह ये कि पौधों में बहुत ही पतली पतली इसी तरह की कैपिलरीज़ का जाल होता है, जिसके ज़रिए पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू राइज अप होके पौधे के हर हिस्से में पहुंचता है। और इसी की दूसरी एग्जांपल है स्प्रेडिंग ऑफ इंक ऑन ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर हो, ब्लॉटिंग पेपर हो, एक ही चीज़ है। इन पेपर्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप इसमें अपनी इंक पेन से कुछ लिखते हैं तो इंक फैलने लगती है। ये इंक का स्प्रेड होना भी कैपिलरी एक्शन में आता है। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन इसके साथ ही ये भी हमने डिस्कस कर दी। लिक्विड का अब हमारा आखिरी जो टुकड़ा है या जो टॉपिक है वो कहलाता है वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर क्या है, हाउ कैन आई डिफाइन इट। तो अब देखिए ये डेफिनेशन बनी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद देयर लिक्विड फेज। भाई नाम से ही जाहिर है कि दिस शुड बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स।
तो हमने उसमें एक छोटा सा इजाफा कर दिया, व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद देयर लिक्विड फेस। थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं वेपर की। भाई ये बात समझ लीजिए कि वेपर गैसियस फेस को ही कहते हैं। तो ये लफ्ज़ क्यों ऐसे आया है, तो इसकी सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ रूम टेम्परेचर पर है लिक्विड और आप उसे इवेपोरेट करके या बॉयल करके गैसियस फेज़ में लाएं, तो लिक्विड की गैसियस फेज़ को वेपर कहते हैं। तो होता वो गैस ही है, मगर ऐसी गैस जो असल में लिक्विड है मगर इस वक्त गैसियस फेज़ में है। इसका मतलब है आप अगर वाटर को फ़र्ज़ कर लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर लेते हैं, तो अब उसके बाद वाटर टेक्निकली गैसियस फेज़ में आ गया है। तो गैसियस फेज़ में जो वाटर है उसे बजाय वाटर गैस कहने के हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर्स। हम उसको वेपर कहकर आपको ये मैसेज देते हैं कि ये चीज़ इस वक्त गैसियस फेज़ में है लेकिन ओरिजिनली ये लिक्विड है। इसी तरह ब्रोमीन एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, उसे ज़रा सा हीट करते हैं वो गैस बन जाता है। तो आप उसे ब्रोमीन गैस कहें तो टेक्निकली रॉन्ग होगा, आपको कहना होगा ब्रोमीन वेपर्स। इससे मैसेज ये पता चलेगा कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं है मगर इस वक्त किसी वजह से वो गैसियस स्टेट में है। तो लिक्विड की गैसियस स्टेट वेपर्स कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि हम बात तो इस वक्त गैसियस गैस की ही कर रहे हैं, मगर ये जो भी चीज़ इस वक्त गैसियस फेज़ में है ये इस वक्त गैसियस फेज़ में लाई गई है। हकीकत में ये कोई लिक्विड है या इवन सॉलिड है। जैसे आयोडीन सॉलिड है और वो चूँकि सबलाइम सॉलिड है इसलिए उसे हीट करते हैं वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उसे आयोडीन गैस नहीं कहते हैं, हम उसे आयोडीन के वेपर्स कहते हैं। और गलती से कोई हम ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं आयोडीन गैस, ब्रोमीन गैस, तो कह देते हैं, कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन टेक्निकली इनके लिए लफ्ज़ वेपर्स इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब ये वेपर्स चूँकि होते तो गैस ही हैं असल में, तो ये गैस की तरह बिहेव करते हैं, गैस की तरह प्रेशर लगाते हैं, तो फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स कह देना चाहिए। फिर ये लफ्ज़ कहाँ से आ गया, तो सिर्फ ये बताने के लिए आया है कि जब आप किसी भी लिक्विड को किसी भी जगह पर रखते हैं तो वो इवेपरेशन शुरू कर देता है। इवेपरेशन क्या था, एवेपरेशन है किसी भी लिक्विड में मौजूद हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का उसकी सरफेस से एस्केप कर देना एट एवरी टेम्परेचर एक्सेप्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 नुक्ते हैं इसमें बड़े प्यारे प्यारे। सिर्फ ये कह देना कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ये कोई सही डेफिनेशन नहीं है। एवेपरेशन में कहा हाई एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी रिलेटिवली किसी वजह से थोड़ी सी हाई है। सरफेस से स्केप होते हैं, लिक्विड का सारा हिस्सा इवेपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिर्फ सरफेस फिनोमेना है। स्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फ्रॉम दी सरफेस ऑफ लिक्विड। 2 बातें हो गई। एट एनी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर ये प्रोसेस नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट पर फिर बॉइलिंग होती है। तो पानी 0 डिग्री पर आइस से लिक्विड फेज में आता है, इवेपरेशन शुरू हो जाती है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता ये इवेपरेशन होती रहती है। जब लिक्विड का टेम्परेचर कम हो तो इवेपरेशन स्लो होती है, जब लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो, अपने बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंच जाए, तो इवेपरेशन फास्ट हो जाती है। क्योंकि इवेपरेशन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भाग जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इस तरह हम कहते हैं इवेपरेशन कॉजेज़ कूलिंग, इवेपरेशन से ठंडक पैदा होती है, पीछे जो लिक्विड बचता है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम यही बात कह रहे हैं, यहाँ पर एक लिक्विड रखा है और इसमें हर वक्त इवेपरेशन हो रही है, तो इसमें भी हो रही है। तो इवेपरेशन के नतीजे में इसके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ वेपर्स बनकर ऊपर जा रहे हैं और फिर वो प्रेशर लगाएंगे। अच्छा, ऊपर तो खुली हवा है, तो हमने अपनी बात को आसान बनाने के लिए कहा चलो इसे ढक देते हैं। अब ये छोटी सी जगह बन गई, यहाँ ये वेपर्स जमा हो रहे हैं, और जब ये वेपर्स यहाँ जमा हो रहे हैं तो दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग अराउंड देम, तो ये वेपर प्रेशर होगा। और आपको फ़ौरन ही ख्याल आएगा सर इस तरह तो ये टाइम डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, जब इनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो आप वेपर प्रेशर कौन से वाले प्रेशर को कहेंगे, जो शुरू में था, जो बाद में हुआ, या आप ये कहेंगे कि टाइम के साथ बताओ कितना है? उनका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक है कि जो मैंने सिचुएशन क्रिएट की है उसमें मैंने ऊपर कवर कर दिया, तो अब ये वेपर्स आपको ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बढ़ते जाएंगे, ऐसा है नहीं। शुरू में बढ़ेंगे, लेकिन फिर फ़ौरन ही जब ऊपर आपको ये नीले नीले डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनकी तादाद जब बढ़ने लगेगी तो एक और प्रोसेस शुरू होगा जिसमें वेपर्स आपस में टकराकर वापस लिक्विड में ज्वाइन होंगे, जिसको आप कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन से वेपर्स कम होंगे और इवेपरेशन से वेपर ज़्यादा होंगे, दोनों प्रोसेस में होगा मुकाबला। और जब इन दोनों प्रोसेस के दरमियान
इक्वलिटी आ जाएगी, इन दोनों की स्पीड एक दूसरे को बैलेंस कर देगी, तो फिर क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं, तो फिर नेट तादाद वेपर्स की ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। ये स्टेज जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसको कहते हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम का इस डेफिनेशन में तस्करा है कि जब कोई लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज पर आ जाए तो फिर उसमें उसके ऊपर वेपर्स की तादाद कांस्टेंट हो जाती है और फिर जो प्रेशर वो एक्सर्ट करते हैं वो कांस्टेंट होता है और वो प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। तो जब तक वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ तो उसका प्रेशर उसके स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर्स के अलावा कुछ और होगा, उसको हम नहीं गिन रहे, ठीक है ना। तो हम उस प्रेशर को गिन रहे हैं जो इक्विलिब्रियम के वक्त हो, और इस इक्विलिब्रियम का नाम है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, और इसको डिफ़ाइन किया जाता है इस तरह, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। So here we have state at which rate of evaporation becomes equals to rate of condensation। तो अब इसके भी फैक्टर्स देखते हैं कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। Here we have factors। तो अब ये फैक्टर्स नाम की हद तक तो वही हैं, नेचर ऑफ लिक्विड है और दूसरा टेम्परेचर है, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन इंटायरली डिफरेंट है। सो नाउ नेचर ऑफ लिक्विड मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। हम वेपर प्रेशर की एबिलिटी की बुनियाद पर ही लिक्विड्स को वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल वो हैं जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, नॉन वोलेटाइल वो हैं जिनका वेपर प्रेशर कम होता है। तो अब हिसाब ये बना कि वोलेटाइल लिक्विड्स वो हैं जो इवेपोरेट करते हैं बहुत जल्दी और इसलिए उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट अमूमन बहुत कम होते हैं, इसलिए आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और इसलिए कम होते हैं कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली बहुत ही वीक हैं। जबकि नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स बिल्कुल अपोजिट है, ये स्लोली इवेपोरेट करेंगे, लो वेपर प्रेशर लगाएंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। वोलेटाइल लिक्विड्स की एग्जाम्पल में ईथर है, लेकिन आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं क्योंकि आप तो ऑर्गेनिक भी पढ़ के आए हुए हैं। तो सारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो आपके होते थे जिसमें ईथर भी शामिल है, जिसमें कीटोन भी शामिल है, जिसमें इथेनॉल भी शामिल है, ये सब वोलेटाइल लिक्विड्स में आएंगे। और पानी नॉन वोलेटाइल लिक्विड में जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो सॉरी जो पोलर सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। टेम्परेचर का हिसाब याद रखना है क्योंकि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर पे जो इन्हिसार है वो बिल्कुल अपोजिट है। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ होती थी, मगर ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन तेज़ होती है और रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ होने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। अब इस वेपर प्रेशर से रेलेवेंट हैं कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स जो हम लिक्विड के आखिर में डिस्कस करके अपनी बात ख़त्म करेंगे। वो क्या है? प्रॉपर्टी है लिक्विड की बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल हिसाब में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लेकिन इसे हम वेपर प्रेशर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर यूँ डिफाइन करते हैं। सो हियर्स द डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ, जैसे ही लिक्विड को हम गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी कहा उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते अगर अपने एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो फिर लिक्विड अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लेगा, यानी बॉयल होकर गैस बन जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की शर्त यह है कि लिक्विड जहाँ भी रखा हो उसके एक्सटर्नल प्रेशर से उसका वेपर प्रेशर मैच कर जाए। मसलन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट पानी का वेपर प्रेशर 24 टॉर होता है। आप पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कराची जैसे शहर में जो सी लेवल पर है 760 टॉर है। तो अब मेरा टारगेट है कराची में कि मैं पानी का वेपर प्रेशर 760 के बराबर लाऊं। इसके लिए मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाता हूं। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो पानी का वेपर प्रेशर 760 हो जाता है, तो पानी बॉयल हो जाता है। इस डेफिनेशन से आपके दिल में एक बात ये आनी चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कराची में 760 है, ये हर उस जगह 760 है जो सी लेवल पर है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट्स पर जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो वेपर प्रेशर 760 से कम हो जाता है। तो जब वेपर प्रेशर 760 से कम हो जाएगा तो उन जगहों पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मरी हिल्स पर वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 610 टॉर है। इसका मतलब है जो भी आदमी मरी में
पानी को बॉयल करना चाहता है तो उसका टारगेट क्या है कि पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ाए कि वो 610 तक पहुंच जाए वेपर प्रेशर। 760 नहीं है उसका टारगेट। तो अब अगर 610 टारगेट है तो थोड़ी सी कॉमन सेंस है, 610 तो 100 से पहले ही आ जाएगा। इसका मतलब है मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन 88 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता हूं तो पानी का वेपर प्रेशर 610 हो जाता है। इसका मतलब है मरी में पानी 88 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा और कराची में पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है। तो अभी तो झगड़े वाली बात हो गई है। तो हर इलाके का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट चलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चले जाएँ तो पानी 71 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, और अगर उससे भी कोई ऊंची चीज़ मिल जाती है तो पानी और भी कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। इसका मतलब है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दरअसल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लिक्विड को किस जगह पर बॉयल कर रहे हैं और उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो रहा है, जैसे हाइट्स के साथ होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो फिर हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट किसको कहें? कोई पूछे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, हम तो कह देंगे 88। भाई हम मरी में हैं इसलिए 88, ये तो कोई बात ना हुई। तो एक स्टैंडर्ड हमने ये बनाया है कि सी साइड यानी सी लेवल को स्टैंडर्ड बनाइए। 760 एटॉर जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर जो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का आता है वो उसका स्टैंडर्ड या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और बाकी जो बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू दी प्लेसेस आ रहे हैं वो लोकल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएंगे। तो मरी वालों को 2 बॉइलिंग पॉइंट पानी के याद करने पड़ेंगे। एक वो बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पर है 100, और एक जो उनके शहर में है तो वो उसको कहेंगे लोकल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस तरह नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की डेफिनेशन बनी, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 760 टॉर। और इसी से अब ये बात हमें नज़र आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल लिक्विड्स इंक्लूडिंग वाटर decreases as we move to high altitude। जैसे जैसे हम बुलंदी वाले इलाकों में जाते हैं, बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। तो हाई एल्टीट्यूड पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक pressure। So boiling point of all liquid decreases as we move to high altitude because of low atmospheric pressure at high altitude। और इसी से वो एक मशहूर बात निकली थी जिसका रीज़न आप पढ़ते थे कि कुकिंग is difficult at high altitude। तो चूँकि हाई एल्टीट्यूड पे पानी 100 डिग्री से पहले बॉयल हो जाता है तो वहाँ खाना पकाने में, ख़ास तौर पे गोश्त पकाने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और पानी उससे पहले बॉयल हो जाता है, और इस तरह गोश्त पकाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये एक फ़िगर है, अब हमें रीज़न तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। और इसी से एक हमने साइंस का प्रॉब्लम निकाला और वो थी वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसकी स्टोरी ये है कि डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं, और इसके लिए हम लिक्विड को बॉयल करते हैं। बॉयल करके उसके वेपर्स को कलेक्ट करते हैं, वो वेपर्स प्योर लिक्विड होते हैं, इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाती हैं, हम वेपर्स को ठंडा करके प्योर लिक्विड बनाते हैं, वो डिस्टिल लिक्विड बन जाता है। इसका मतलब है डिस्टिलेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ प्योरीफाइंग लिक्विड बट इट इंक्लूड्स बॉयलिंग। इसके लिए बॉयलिंग की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लिक्विड हैं जिसमें एक है ग्लिसरीन, और अब तो आप वो लोग हैं जो ग्लिसरीन के बारे में भी जानते हैं कि ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर IUPAC नेम 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल। तो अब जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक भी रिवाइज हो जाए, तो ये ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है जिसका IUPAC नेम 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल बनता है, इसको ग्लिसरीन कहते हैं। इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है एट 760 टॉर, अगर ये 760 टॉर पर बॉयल किया जाए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इसे हीट करते हैं इट डीकम्पोज एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मॉलिक्यूल डीकम्पोज हो जाता है, ग्लिसरीन को बॉयल होना नसीब ही नहीं होता। अब अगर मुझे ग्लिसरीन को डिस्टिल करना हो, उसमें इम्प्योरिटी चली गई, मैं चाहता हूँ इसे बॉयल करके, इसे डिस्टिल करके इसे प्योर बनाऊँ, तो प्योर बनाने के चक्कर में तो ग्लिसरीन ही तबाह बर्बाद हो जाएगी, तो उससे अच्छा तो इम्प्योर ही पड़ी रहे। तो इसका मतलब क्या, हम ग्लिसरीन को कभी प्योर कर ही नहीं सकते। एक दफ़ा उसमें इम्प्योरिटी चली गई तो वो चली गई, अब तो गया वो। मैं कहा नहीं,
ऐसे लिक्विड के लिए हम चालाकी ये करते हैं कि ये 250 पे डिकम्पोज होता है, इसको तो नहीं छेड़ सकते, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो 290 है ये तो मेरे हाथ में है। अगर मैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं तो ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मैं इसे किसी तरह इसके डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से नीचे ले आऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो टेक्निक वैक्यूम डिस्टिलेशन कहलाती है, ये है डिस्टिलेशन ऑफ अ लिक्विड एट लो प्रेशर। इस डिवाइस के अंदर हमने आर्टिफिशली 50 टॉर का एक्सटर्नल प्रेशर मेंटेन किया होता है। यानी इस डिवाइस के अंदर जब लिक्विड रखा जाता है तो लिक्विड के ऊपर 50 टॉर का प्रेशर लग रहा है। तो अब इसका मतलब है जैसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर 50 के बराबर होगा वो बॉयल हो जाएगा। तो ग्लिसरीन सिर्फ 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है और इसे डिकम्पोज कब होना है, 250 पर। इसका मतलब है जब वैक्यूम डिस्टिलेशन चैम्बर में हम ग्लिसरीन को रखकर हीट करेंगे तो वो 210 पर बॉयल होगा। हम आराम से उसे डिस्टिल कर लेंगे, उसके डिकम्पोज होने का हमें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन के लिए तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ऐसी टेक्निक जिसमें हम उन लिक्विड्स को जिनके डिकम्पोज होने का डर हमें लगा हो, हम उनके वेपर प्रेशर, हम उनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करके उनका बॉइलिंग पॉइंट कम करते हैं और उन्हें लो बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टिल कर लेते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, और ग्लिसरीन इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो एक फॉर्मल सी डेफिनेशन भी इसकी लिख लेते हैं ताकि हमें ये ना हो कि डेफिनेशन क्या है। Here we have some liquid decompose at or before their normal boiling point. Such liquids can be distilled at low pressure by decreasing their boiling point. This technique is called vacuum distillation. So ये अब हमारा पूरा लिक्विड का हिस्सा हमने रिव्यू कर लिया इन अबाउट 1 आवर, और इसी तरह हम एक वीडियो में सॉलिड को भी रिव्यू करेंगे और इसमें सारी अहम बातें हो गई कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह लिक्विड में इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू।